नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं उस राष्ट्रगीत की जिसने आजादी के वक्त पूरे देश को एकजुट करने का काम किया, वंदे मातरम, जो आज हम सभी की रगों में है, हम सभी की जुबान पर है, हम सभी के दिल में है। लेकिन कांग्रेस के दिल में सिर्फ इसके दो अंतरे हैं। वजह इसके पीछे 1937 में किया गया वो फैसला है जो कांग्रेस ने उस वक्त पर किया था, आज से 89 साल पहले, जिसका तर्क कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। दरअसल सीडब्ल्यूसी की एक बैठक होती है जिसके बाद फैसला पारित किया जाता है कि वंदे मातरम के सिर्फ दो ही अंतरे कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों में गाए जाएंगे, जिसके बाद बीजेपी आग बबूला हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती है और आरोप लगाते हुए कांग्रेस को आज की मुस्लिम लीग कहती है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया। उसके बाद विपक्ष के तमाम नेता अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक हर एक दिग्गज नेता शामिल हैं, जिन्हें वो चुनौती दे रहे हैं कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पूरा वंदे मातरम गाकर दिखाए। ऐसे में तमाम सवाल यहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि वंदे मातरम क्या वाकई में राजनीति का विषय है जिस पर आज राजनीति हो रही है? 1937 का फैसला आज भी लागू कांग्रेस क्यों कर रही है, जबकि वक्त बदल गया है, परिवेश बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं? तीसरी बड़ी बात, क्या इसे धर्म से जोड़ना ठीक है, उचित है? और चौथा, क्या वाकई ये राष्ट्रगीत की बात है, राष्ट्रगीत के सम्मान की बात है, या फिर राष्ट्रगीत के नाम पर हो रही सिर्फ और सिर्फ राजनीति है? तो पूरा विवाद क्या है आप समझ गए, और इस तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम सीधी बात आज करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कैसे वाद विवाद का दौर आज देखा गया। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के दो ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी, और वहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी, और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी बैठक में जो वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति, 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव? जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर, और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। बात ये है,
भाजपा आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं ये, और ये असली उत्तराधिकारी हैं अंग्रेजों के। भारत को डिवाइड एंड रूल में ये लगे हुए हैं। वंदे मातरम किसने अडॉप्ट किया? कांग्रेस ने, इस देश ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये कौन थे, कहां थे? ये कौन सी वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं? वो रेजोल्यूशन तो 1937 में हुई थी। तो मतलब अमित शाह अब अपने आप को सरदार पटेल से बड़ा मानने लग गए, महात्मा गांधी से बड़ा मानने लगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़ा मानने लग गए, राजा गोपालाचारी जी से बड़ा मानने लग गए, मौलाना आजाद से बड़ा मानने लगे, रविन्द्रनाथ टैगोर से तो बड़े हैं ही, अपने आप को मानते ही हैं शुरू से। इन सबसे बड़े हो गए कि अब हमारी 1937 की सीडब्ल्यूसी की रेजोल्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिलाफ बोल रहे हैं। अंबेडकर साहब से भी बड़े हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे देश की हर विचारधारा का व्यक्ति मौजूद था। जब ये 2 स्टैंजास की बात वहां भी रेटिफाई हुई थी, वहां भी उसका अनुमोदन हुआ था वंदे मातरम का। तो ये उन सबसे बड़ा अपने आप को मानने लगे। अपना काम आता नहीं है, ढेले भर का। गृह मंत्री बने हैं, पैलेट गन किसने चलाई जवाब नहीं दे पा रहे, या तो इतने नाकारा हैं कि मालूम ही नहीं किसने चलाई, और या मालूम है खुद ही आदेश दिया। 20 दिन तक दूम दबा के संसद से भागा हुआ आदमी आज अपने आप को सरदार पटेल से बड़ा बताने लग गया। हम इनकी सुने या सरदार पटेल की सुने, बता दीजिए आप हमें। हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सुने या अमित शाह की सुने, या वो जो कोलगेट का छोटा पैकेट क्या नाम है, नितिन नबीन, उसकी सुने? किसकी सुने बताइए? और उसके साथ ही ये कहने की जुर्रत कर रहे हैं ये संसद से ऊपर हो गए, ये संविधान के ऊपर हो गए। संसद ने कानून बनाया है कि वंदे मातरम पूरा गाना ये आवश्यक है, अपमान करना अपराध होगा। लेकिन धृष्टता पूर्वक एक पार्टी कह रही है हम नहीं गाएंगे। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में यह फैसला उस समय कांग्रेस ने किया था। इनने भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं का कभी सम्मान करना सीखा नहीं है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं। संविधान का अपमान, भारत माता का अपमान हिंदुस्तान कभी सहन नहीं करेगा। इनको शर्म करना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथी। तो मुख्यमंत्री आप शिवराज सिंह चौहान को आप यहाँ पर सुन रहे थे। पूरा विवाद दरअसल राष्ट्रगीत या राजनीति पर है, और इसी विवाद के इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करने वाले हैं। ऐसे में वो सुलगते सवाल भी आपके समक्ष रख दे जिनके इर्द गिर्द सीधी बात आज होगी। एक एक कर आपके सामने वो तमाम सवाल इस बिग वॉल पर आपको दिखाई देंगे अब, और इन सवालों के इर्द गिर्द ही आज हम डिबेट करेंगे। वंदे मातरम पर क्यों अड़ी है कांग्रेस? इतिहास की मजबूरी या फिर वोट बैंक की राजनीति जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है? दूसरा सवाल, सिर्फ 2 अंतरे ही क्यों? पूरे राष्ट्रगीत से परहेज कांग्रेस आखिर क्यों कर रही है? पूरी वजह साफ सीधे तौर पर स्पष्ट बताए कांग्रेस। तीसरा बड़ा सवाल, बीजेपी का आज की मुस्लिम लीग वाला वार राजनीतिक हमला या फिर एक बड़ा आरोप, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में चुनाव भी है और ये पोलराइजेशन की राजनीति के लिए एक बड़ा आरोप है। विपक्ष की चुनौती के बाद कौन करेगा पूरा वंदे मातरम? क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता, चाहे कीर्ति आजाद हो, चाहे संजय राउत हो, एक एक कर चुनौती दे रहे हैं। कौन करेगा राष्ट्रगीत पर फैसला, राजनीति या फिर देश की भावना? वंदे मातरम जो आज आपकी, हमारी, हम सभी की जुबान पर है, इस देश की भावना है, इस देश की रगों में है, इस देश के दिल में है, इस देश की धड़कन है, इस देश की जान है। आज उस पर एक बड़ा विवाद है। और जरा सोचिए कि पार्टियां इन मुद्दों पर एक बड़ा विवाद करती है, जबकि महंगाई, रोजगार, शिक्षा, इन पे वो बात शायद हो ही नहीं पाती। घूम फिर कर बात इन तमाम मुद्दों पर ही आकर अटक जाती है, जहां खुलकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही नजर आती है। इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द, इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द सीधी बात करेंगे। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक कर उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ तपोष पाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शेखर कुमार हमारे साथ हैं, और संदीप मिश्रा भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। चलिए तपोष पाल जी के साथ शुरुआत करते हुए, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तपोष पाल जी के साथ शुरुआत करते हैं। तपोष पाल जी, बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल, ये जो पूरा विवाद आकर खड़ा हुआ है, आखिर क्यों कांग्रेस 1937 के फैसले को आज भी, अभी भी ढो रही है?
देखिए, सबसे पहले तो सावन माह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आज मासिक दुर्गाष्टमी है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कांग्रेस पूरी बात नहीं बता रही है। कांग्रेस को यहाँ पे पूरी बातें करनी चाहिए। वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था 1896 में कैलकाटा कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था और उस समय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह अहमद सयानी। वो एक मुस्लिम थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद वो 1937 से और उसके बाद 1896 से लेके 1937 तक उसको गाया गया, मतलब 41 साल पूरा गाया गया। कांग्रेस के हर अधिवेशन में गाया गया। कांग्रेस को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1924 में मोहम्मद अली जौहर जो कि मुस्लिम लीग के भी उस समय के अध्यक्ष थे, 24 की बात बता रहा हूं, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये दोनों जगह अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पे ये जौहर यूनिवर्सिटी रखी गई है। ये मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे और कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। इन्होंने सबसे पहली बार इसकी मुखालफत की और इन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उन्हें आपत्ति थी, इसके बावजूद उसको जो है गाया गया और 41 साल गाने के बाद इन्होंने क्यों घुटने टेक दिए जिन्ना के सामने, क्यों इन्होंने जो है पूरा समर्पण कर दिया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और मुस्लिम लीग ने जो इसका सबसे पहले डिमांड किया था, तो गुलामी की मानसिकता देखिए, 28 से 30 अक्टूबर 1937 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1935 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था, उसके तहत कांग्रेसियों ने अंग्रेजों के अधीन सारे राज्यों में अपनी सरकार बनाई फरवरी 1937 में, और उसके बाद उसकी शपथ ली। मतलब फरवरी और ये वाला जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो अक्टूबर 1937 में, मतलब 8 महीने के बाद अंग्रेजी सरकार के अधीन में सारे राज्यों में अपनी कांग्रेस ने सरकार बनाई और वो बनाई फरवरी में, और ये प्रस्ताव ये लेके आए अक्टूबर 1937 में। तो कांग्रेस से भैया ये पूछा जाना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिन कांग्रेसियों का ये नाम लेते हैं, 1937 में प्रोविंशियल ऑफ असेंबली में जब ये अपना शपथ ले रहे थे, जैसे आज के समय में व्यक्ति ये कहता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ उस समय आपने लिया था, ये थोड़ा सा बता दीजिए। ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा का शपथ लिया था आपने, और यूनियन जैक झंडे के नीचे वायसराय और गवर्नर ने जो शपथ दिलाया था उसको आपने उस समय माना था। और बाद में इन्होंने जो है मुस्लिम लीग के कहने पे मुस्लिम इसको वंदे मातरम को भी बांट दिया और देश को भी बांट दिया। अब बिल्कुल देखिए, स्पष्ट हो गया है कि जो जिस जिद पे उस समय मुस्लिम लीग अड़ी हुई थी, उसी जिद पे आज, मतलब 1937 में मुस्लिम लीग जिद पे अड़ी हुई थी कि वंदे मातरम को मत गाओ पूरा। आज कांग्रेस जो है अड़ी हुई है 2026 में कि इसको पूरा मत गाओ। तकरीबन 90 साल के बाद कांग्रेस के जो ये परिवर्तन हुआ, इवॉल्व हुआ है, वो आधुनिक मुस्लिम लीग बन चुकी है। नेहरू जी ने 6 अप्रैल 1938 में एक अपॉलॉजी का लेटर लिखा था, और ये मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, किसको लिखा था, जिन्ना को लिखा था। सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सीरीज 1 वॉल्यूम 22 में पेज नंबर 230 एंड 239 के बीच में ये लिखा हुआ है। वो लिखते क्या है कि हमें ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि आपको बुरा लगे। बातों के बीच में अब आपका तर्क क्या है? इतनी लंबी बातों के बीच में जो आप पूरा, ठीक है, आप पूरी स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर बता रहे हैं, वो लिखते हैं कि हमने वंदे मातरम छोड़ दिया है। और पॉइंट नंबर 7 में लिखते हैं अपॉलॉजी के लेटर में कि मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से गौकशी करने का पूरा अधिकार होगा, कोई रोका नहीं जाएगा। और पॉइंट नंबर 12 में ये लिखते हैं, अगर आपको तिरंगे झंडे से आपत्ति है तो हम ऑल्टरनेट कोई झंडा या मुस्लिम लीग का झंडा जो है वो तिरंगे के बराबर जो है हम खड़ा कर देंगे और उसकी व्यवस्था बताएंगे। अब ये बात बताइए कि ये गुलामी और कट्टरता और कॉम्प्रोमाइज के सिचुएशन में कांग्रेस इतनी ज्यादा क्यों थी, और क्यों इतनी बुरी स्थिति उनकी हो गई कि इतने बुरी तरीके से उनको घुटने टेकने पड़े हैं। ये इस देश में मैं आपको बता दूं, 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। जिस साल 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी और सावरकर जी ने किया, 1916 में लखनऊ पैक्ट के तहत इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ जो है जाके कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और उसके बाद इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में
एक साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ किया। सबसे पहला इस देश का, उस समय तो देश था नहीं, लेकिन क्या आप इन्हीं तमाम बातों की वजह से कांग्रेस को आज की मुस्लिम लीग पार्टी कह रहे हैं? क्या आप कांग्रेस पर खुलकर तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं? जो तमाम बातें तपोज पाल जी सिलसिलेवार तरीके से आप रख रहे हैं, इतिहास के पन्ने आज पलट रहे हैं, आपने तमाम ईयर्स की बातें भी गिना दी, क्या आप खुलकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण के, कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है, खास वर्ग को खुश करने के लिए कांग्रेस इस तरह की राजनीति करती है? दूसरा, क्या यही एक बड़ी वजह है कि आप कांग्रेस को आज की मुस्लिम लीग कह रहे हैं? बिल्कुल 100%, क्योंकि तुष्टीकरण की पुष्टिकरण ये इन्होंने CWC में के बैठक में इन्होंने दे दिया है, और उन्होंने कहा हम 2 ही लाइन गाएंगे, और उसके बाद उन्होंने नेहरू का हवाला दिया। अरे भाई, उस समय 1937 में आपके ऊपर दबाव था मुस्लिम लीग का, आज किसके ऊपर दबाव है? आज भी मुस्लिम लीग का दबाव है। केरला में इनके 5 मंत्री हैं मुस्लिम लीग के, और उस समय उन्होंने यही कहा था 1937 में, जो अपोलॉजी के लेटर लिखा था कि आगे चल के हम जो है आपके साथ सरकार बनाएंगे, और आज देखिए वो सरकार बनाए हैं मुस्लिम लीग के साथ मिलके केरल में। तो ये इनकी मजबूरी है, ये इनके डीएनए में है, और ये हिंदू विरोधी एक्टिविटीज में हमेशा आगे रहेंगे। आप देखिए, खुले तौर पे इन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया, ये इस देश को जवाब ले लेते हैं। आदेश भारद्वाज जी इस बात का जवाब देंगे, जो तमाम आरोप आपकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए आदेश भारद्वाज जी हैं। आदेश भारद्वाज जी, खुलकर कहा जा रहा है आज की मुस्लिम लीग बीजेपी की तरफ से क्यों कहा जा रहा है? तपोज पाल जी ने एक बार फिर से रिपीट कर दिया, तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, हिंदू विरोधी पार्टी कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करती है कांग्रेस और कुछ नहीं, अपने स्वार्थ की राजनीति करती है कांग्रेस। आखिर क्यों 89 साल पुराने एक राजनीतिक फैसले को आप आज भी इस बदलते वक्त में भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं? मोनिका जी, इतिहास गवाह है कि बीजेपी मंदिर मस्जिद पाकिस्तान इससे आगे नहीं बढ़ सकती थी। अब ये हो गया कि मंदिर और मस्जिद तो कह नहीं सकते, मंदिर कहते ध्यान आ जाता है कि मंदिर चोर, चंदा चोर, तो मंदिर और मस्जिद को तो साइड करना पड़ेगा। अब कुछ और चाहिए हिंदू मुस्लिम करने के लिए, लेकिन ये देश के किसान, देश के छात्र, देश का मजदूर, इन देश के आदिवासी, देश के किसान, इनके तमाम इस चरित्र को पहचान गए हैं। तो अब इन्हें कुछ एक ऐसा चाहिए कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहो, अभी किसानों को खालिस्तानी कहते थे, पाकिस्तानी कहते थे, छात्रों की फंडिंग कहीं कहीं से बताते थे, छात्रों को नक्सलवादी कहते थे, 2 दिन पहले अर्बन नक्सल कहा गया। तो ये नई परिभाषा गढ़ रहे हैं कि किस तरह से लोगों में नफरत को फैलाया जा सकता है, किस तरह से लोगों को अंग्रेजों की जो थ्योरी थी वैसे बांटा जा सकता है। तो उसके लिए ये तैयारी करके आते हैं झूठों फरेब का सहारा। राजनीति कर रही है बीजेपी, यानी कि इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है ताकि राम मंदिर का जो मुद्दा है उससे ध्यान हट जाए, ताकि शिक्षा को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हुए उससे ध्यान हट जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब वंदे मातरम के नाम पर हो रही है। हर वो चीज चलाएंगे जिससे लोगों में नफरत आए। ठीक है, इन्हें कोई पार्लियामेंट की खूबसूरती थी। वंदे मातरम के साथ है कि खिलाफ है? वंदे मातरम के साथ है। हमारे से बड़ा देशभक्त कौन है? तो फिर दो अंतरे की ही बात क्यों आ रही है CWC की बैठक में? मोनिका जी, जब वंदे मातरम बोलने पे, भारत माता की जय बोलने पे, इनकलाब जिंदाबाद बोलने पे उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। आजादी से पहले कोड़े खाने पड़ते थे, लाठी खानी पड़ती थी, जेल जाना पड़ता था। वो हम लोग हैं, ये अंग्रेजों के पिट्ठू नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी, सबसे ऐतिहासिक पार्टी है। आदेश भारद्वाज, इनकार उस बात से नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप 89 साल पुराने फैसले को आज भी अपने साथ लेकर चलते हैं, सिर्फ 2 अंतरे गाने की बात कहते हैं, तो सवाल उठ रहे हैं। तो उस सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं। बहुमत है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उस पार्लियामेंट में जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये इतने कायर लोग हैं, और उसी कायरता के कारण न अमेरिका के खिलाफ कोई बात बोलते हैं, न चाइना के खिलाफ कोई बात बोलते हैं। वो सब भी आपकी ठीक है, हमने ये बातें तमाम उठाई हैं आदेश जी, हमने ये तमाम बातें उठाई हैं। गृह मंत्री क्यों संसद नहीं पहुंच रहे, आप हमारे साथ डिबेट में पहले भी जुड़ चुके हैं, हमने इस पर कई सवाल उठाए। लेकिन आज जो मुद्दा है, सिर्फ 2 अंतरों का फैसला ही क्यों, इस पर जवाब आपसे चाहिए।
क्योंकि जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सबसे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग थे, वो जिन्होंने फैसले लिए थे, आज देश पर लोगों के हाथ में आ गया है जो अपनी डिग्री भी छुपाते हैं। एक टाइम पे डिग्री दिखाते हैं और दूसरे टाइम पे कानून बनाते हैं। वक्त बदला, बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला, तमाम कानूनों में संशोधन हुए, सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कानूनों में संशोधन हुए, काफी कुछ बदल गया है, परिवेश बदल गया है। तो आपका वो फैसला आज भी क्यों कायम है कि सिर्फ 2 ही अंतरे कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों में गाए जाएंगे? पढ़ा लिखा बताना और पढ़ा लिखा होके डिग्री दिखाना, डिग्री दिखा के फिर उसको छुपाना। स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है आदेश भारद्वाज जी, बताएं। स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है आदेश भारद्वाज जी। आप बहुत सही तरीके से हमेशा जवाब देते हैं, लेकिन आज आप स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, सिर्फ 2 अंतरे का फैसला ही क्यों? आप कह रहे हैं वो बुद्धिजीवी लोग थे 89 साल पहले, उन्होंने एक फैसला लिया, हम उस फैसले पर अमल है, अडिग है, तो वो क्यों? इतना कुछ बदल गया तो इतने बदलते वक्त में आप कुछ आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जब संशोधन भी हुआ, सारा कुछ हुआ, 2026 में भी बात निकलकर सामने आई, ठीक है, उसके बाद अभी भी आप उस 2 अंतरों पर ही अटके हुए हैं। पूरा वंदे मातरम गाने से क्या परहेज है, क्या आपत्ति है, जबकि आप कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम के साथ हैं। जब आप इस तरह के तर्क देते हैं या बात करते हैं कि हम सिर्फ 2 अंतरे ही गाएंगे, तो लोगों के मन में सवाल आते हैं कि कांग्रेस सिर्फ 2 अंतरों पर ही क्यों टिकी हुई है? मोनिका जी, वो 2 अंतरे हमारा इतिहास है, वो तिरंगा हमारा इतिहास है, वो तिरंगा इस देश और बाकी के 4 स्टैंजा कंपटीशन करके आज फैंसी कंपटीशन हो रहे हैं, जेबों में तिरंगा भी नए ढंग से लगाया जा रहा है, भारत को भी नए बाकी के 4 स्टैंजा, अगर वो हमारा इतिहास है, शुरू के 2 छंद, तो बाकी के 4 जो छंद हैं वो क्या है? भारत के हिस्सों पे चाइना कब्जा करता जा रहा है। भारत को जो मदद करता था, सस्ता देता था, उसकी बजाय हम डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और जाके महंगा खरीद के लाते हैं, इसलिए क्योंकि वो दादा ने उनको कह रखा उसके पास क्या इनका छिपा हुआ है। आज भी कई अखबारों में था। आदेश भारद्वाज जी, बीजेपी की तमाम नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं और उसमें मैं आपके साथ हूं, मैं बिल्कुल भी उससे पीछे नहीं हट रही हूं। आप कई बार मेरे साथ चर्चाओं में जुड़ चुके हैं, हमने बखूबी सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी मैं ये आपसे सवाल कर रही हूं कि अगर आप 2 स्टैंजा की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि वो वंदे मातरम की शुरुआत के जो 2 स्टैंजा है वो हमारे तिरंगे की शान है, वो हमारे दिल में है, तो बाकी के जो 4 छंद हैं वो कहां पर स्थान रखते हैं? उनको क्यों नहीं गाया जा रहा है? बाकी के अंतरों से आखिर क्यों दिक्कत हो रही है? बाकी के अंतरों से इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि हम गांधीवादी सोच के व्यक्ति हैं। ये गांधी के हक सकते हैं, गांधी के विचार को नहीं मार सकते। ये गांधी के विचार को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरदार पटेल के विचार को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये मौलाना अब्दुल मैं कलाम अनभिज्ञ हूँ हर एक बात से, जाहिर सी बात है, मैं आज की युवा पीढ़ी की हूँ, तो आप मेरे जैसी युवा पीढ़ी के तमाम लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, जरा उन्हें अपनी स्टेटमेंट क्लियर कर दीजिए कि आप किस विचार के हैं, किस विचार के नहीं हैं, क्यों 2 अंतरों से ही सिर्फ प्रेम है और बाकी के 4 अंतरों से आप लोगों को दिक्कत है? फिर मैं आगे बढ़ूं। इसलिए क्योंकि हमारे 1937 में उन सेनानियों ने, जिनका इतिहास कुर्बानियों से भरा हुआ है, जिन्होंने 10-10, 12-12 साल जेले सही, जिन्होंने जब कोई खतरा नहीं था तब एक इतना बड़ा जनमानस और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उन लोगों की बातों में भरोसा था। आज भी वो भरोसा इसमें कायम है, लेकिन आज देश ऐसे लोगों में आ गया है जो ना उस दिन उनमें भरोसा करता था, तो बाकी अगर कोई 4 अंतरे गा रहा है तो उसका भरोसा टूट जाएगा या उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जाएगा? ये भरोसे के लायक नहीं है, ये छात्रों ने बता दिया, किसानों ने बता दिया, ये भरोसे के लायक नहीं है। ये तो ये आज जैन जी है और जैन अल्फा है। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी यहाँ अपने तर्क दे रहे हैं और उसे वो भरोसा, तिरंगा, शान, प्रेम, दिल से जोड़कर कह रहे हैं कि वो शुरुआत के सिर्फ 2 अंतरे कांग्रेस वंदे मातरम के साथ है, लेकिन सिर्फ 2 अंतरों के साथ है, आगे के अंतरों को क्यों नहीं गाया जा रहा है? इस पर वो एक संतोषजनक जवाब अभी शायद नहीं दे पा रहे हैं। शेखर कुमार जी के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है।
शेखर कुमार जी, जब आदेश भारद्वाज जी से बात हो रही थी, काफी मंद आप मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे भी बेचैनी हो रही थी कि जल्द से आपके पास आऊं बातचीत के लिए। आपको क्या लगता है, बीजेपी का जो ये बयान है कि कांग्रेस आज की मुस्लिम लीग है, ये एक राजनीतिक हमला है या फिर इसके पीछे कोई तर्क है, इतिहास के पन्ने हैं जिन्हें पलट कर देखने की जरूरत है? बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ये जब सॉन्ग बंकिम चंद्र जी ने लिखा, हाँ। उसके बाद 1882 में इन्होंने एक उपन्यास लिखी जिसका नाम था आनंद मठ। ये काल्पनिक उपन्यास थी, एक संतान विद्रोह को लेकर थी, और उस उपन्यास का इसको अंश बनाया, और इसमें ये सारे छंद थे। जब ये आजादी का आंदोलन चला तो वंदे मातरम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है माँ तुझे सलाम, और तात्पर्य यही है भारत माँ तुझे सलाम, जो एक बहुत अच्छी बात। ये वंदे मातरम उस टाइम जैसे आजकल वास्तव गुना हुइया चल गया, एक वर्ड है जो फॉर सम रीजन एक पर्टिकुलर सेगमेंट में चला, तो क्रांतिकारियों में वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, भारत माता को सलाम, ये एक बड़ा पॉपुलर वर्ड हो गया। और इस वर्ड को क्रांतिकारियों ने लगातार कहा, लेकिन किसी ने वो पूरे 6 छंद या 2 छंद नहीं, फांसी के फंदे पे गए, बोला इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, और बंदा चूम के चले गए। तो उन्होंने पूरे 6 छंद नहीं गए, तो क्या वो अपराधी हो गए? आप उसको क्या बैकडेट में अपराधी कह सकते हैं? और तब वो अपराधी नहीं थे, तो आज कोई सर वंदे मातरम या 2 स्टैंजा आगे क्यों हो जाएगा? अब मुद्दा ये हुआ कि 1937 में कौन लोग थे जिनमें ये संवाद? 1937 में, क्योंकि हिंदुओं की आजादी की लड़ाई नहीं, ये हिंदुस्तान भारत देश की आजादी की लड़ाई, तो उस टाइम की परिस्थितियों को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य कृपलानी, गांधी जी, इनके बीच में एक संवाद हुआ और हम इस फैसले पे पहुंचे कि 2 स्टैंजा गाया जाएगा। अच्छा, ये लोग कौन थे? तत्कालीन भारत के सबसे उम्दा, सबसे पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा राजनीतिक समझ रखने वाले लोग थे। उनसे बड़ा उस टाइम हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं था। उन्होंने एक फैसला ले लिया। अब ले लिया, देश आजाद हुआ, देश ऐसे ही चलता रहा, आजादी के बाद भी वंदे मातरम के 2 स्टैंजे चलते रहे। आज कुछ चंद लोग, जो जिनमें से एक व्यक्ति आजादी के पहले पैदा नहीं हुआ था, जिसके राजनीतिक पुरखे वो अंग्रेजों के लिए मुखबरी कर रहे थे, मुस्लिम लीग के साथ 1942 में ऑफिशियली सरकार बनाई। अभी तो आप कह रहे हैं ना कि वो मुस्लिम लीग है, ये आपने तो सरकार बनाई साहब। आप भगत सिंह जो वंदे मातरम कहते हैं, फांसी के फंदे पे चढ़े, उनकी संस्था का नाम था नौजवान सभा। सुभाष चंद्र बोस की थी आजाद हिंद फौज। इन दोनों संस्थाओं में कोई व्यक्ति जो आरएसएस, हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग का मेंबर हो, उसका प्रवेश प्रतिबंधित था। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंबई में आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती करा रहे थे। ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिख रहे थे कि कुचल दो इस भारत छोड़ो आंदोलन को। तो ये उनकी संतानें हैं। आज कितनी निर्लज्जता के साथ टीवी डिबेट में तपोष पाल जी ने कहते, मैं ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जब इन्होंने कहा जिन्ना के कहने पे घुटने टेके। और घुटने किसको टेके? किसने टेके? ये कह रहे सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू जी, गांधी जी। अरे वर्तमान सरकार में किसी औकात की औकात है जो इन पे उंगली उठा दे? किसी का कद इतना बड़ा है? उनके पैर की धूल ही नहीं है। अब सुनिए, ये 6 छंद और 2 छंद का भी मैं आपको भेद बता देता हूं। 2 फैसले हो सकते हैं कि हमारे जो पुरखे थे, जो टैगोर साहब ने कहा, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, हम या तो उनके कहे हुए 2 स्टैंजास गा ले, और अगर वो 2 स्टैंजा गाकर अगर वो अपराधी नहीं थे तो हम में से भी कोई अपराधी नहीं है। कोई अगर हमें कहता है वो कानून गलत है, कुछ लोग होंगे कहेंगे नहीं जी, संसद ने कानून बनाया है, संसद का हमें आदर करना चाहिए, तो वो भी गलत है। लेकिन उन लोगों के लिए एक सुझाव, जब भी वंदे मातरम आपको 6 छंद गाना पड़े, सिर्फ 15 सेकंड के लिए आंख बंद करके सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, नेहरू जी, आचार्य कृपलानी से माफी मांग ले कि देखिए मेरे महापुरुषों, आज इस देश में कुछ लोग सत्ता में आ गए जिनके पास सिर्फ नंबर गेम है, जिनके पास आज संसद में संख्या है, तो आज हम मजबूर हैं क्योंकि हमें संसद का भी आदर करना है। ये आपका दिया हुआ लोकतंत्र है, तो हम आपसे माफी मांगते हुए ये 6 छंद गा रहे हैं, आपकी भावनाओं का आहत करें, हमें माफ कर दीजिएगा। तो ये एक बहुत सीधा संदेश है। मैं नहीं समझ पाया, आप नहीं समझ पाए। वो 2 छंद और 6 छंद, नहीं आप ही के इस पे जरा और क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रीक्लैरिफाई कर दीजिए और थोड़ा और अच्छे से क्लैरिफाई कर दीजिए।
ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं 2 छंद और 6 छंद में अभी भी वो जो अंतर वाला गैप है जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद फैसले में आया कि हम कार्यक्रमों में सिर्फ 2 छंद ही गाएंगे, बाकी के 4 नहीं, इसको जरा और क्लैरिफाई करिए कि बाकी 4 के में प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर ये बात हो रही है, अगर कानून की भी बात हुई जो 2026 का कानून है, या फिर उसे अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है, तो कांग्रेस स्पेशली मीटिंग में फैसला लेकर आती है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है बाकी के 4 छंदों से? नहीं, देखिए अगर इस देश का कोई भी वर्ग, कोई राजनीतिक पार्टी या कोई भी मनुष्य, कोई इंडिविजुअल स्तर पे कहता है जी मैं सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, टैगोर जी की बात को मानता हूँ, मुझे ये बात तर्कहीन लग रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने भी अगर 2 साल पहले अगर वो 2 स्टैंजाइज गाए थे तो क्या वो अपराधी थे? उस टाइम वो अपराधी थे या नहीं? अपराध कर, अगर वो तब अपराध नहीं था तो आज अपराध क्यों हो गया? दूसरी बात, ये सिर्फ एक चीज का बदला लिया जा रहा है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के संगठन में इनका प्रवेश प्रतिबंधित था, भगत सिंह के संगठन में इनका प्रवेश प्रतिबंधित था। कोई 4 संघी का नाम बता दे तपोज पाल जी जो आजादी की लड़ाई में जेल गए, जिन्होंने वंदे मातरम कहा, इनका न वंदे मातरम में यकीन, न तिरंगा में यकीन, 52 साल तक इन्होंने नहीं लगाया। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तो भारत छोड़ो आंदोलन सबको पता है कि वो देश हित में था, क्या था, क्यों अंग्रेजों से ऐसी गुहार लगा रहे थे, और उनको ये दिल्ली विधानसभा में कल देख रहे थे, कल परसों सब फंक्शन करके सम्मानित कर रहे थे ऐसे गद्दारों को। तो ये देखिए, इनको दिया गया एक वोट हमारे देश के क्रांतिकारियों पे चोट है। इस वंदे मातरम कानून ने एक बात बता दी कि आज इन्होंने खड़ा कर दिया कटघरे में कि वो लोग घुटने टेकते हैं, और बोलने वाले कौन है? तपोज पाल। क्या कहते हैं तपोज पाल की सुभाष चंद्र बोस को बोल देगा घुटने टेक दिए, सुनना कहेंगे तो गांधी को बोल देंगे घुटने टेक दिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को बोल दे घुटने टेक दिए। क्या औकात है? ये भाजपा के किस नेता के क्या औकात है? फटाफट से तपोज पाल जी इस पर आपको जवाब देना चाहते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं, फिर संदीप मिश्रा जी के पास मैं जाऊंगी। संदीप मिश्रा जी 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, आऊंगी आपके पास। तपोज पाल जी इस टेक पर अपना टेक देना चाहते हैं, ओवर टू यू तपोज पाल। चक्कर क्या है कि जिस समय डिबेट होता है, लिसनिंग पावर, ये खा रहे थे उस समय, तो ये सुनेंगे क्या? खाने में मन था भाई, खाना आपको खाना था तो खा के आते ना। हमने जो चीज कहा आपने सुना, मैंने क्या चाचा बीच में ना चिल्लाएं आप चाचा बीच में नहीं। अब देखिए चक्कर क्या है कि मैंने देखिए मैंने कहा कि सिलेक्टेड ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 1 वॉल्यूम 22 पेज नंबर 239 के बीच में मैंने 3 पॉइंट्स पढ़े, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 12, और ये अपोलॉजी का लेटर नेहरू ने लिखा था। आप सुनते नहीं, आप उसमें पता नहीं क्या सुभाष चंद्र बोस लगा दे रहे हैं। आपने जो लाइन बोली मैंने अभी एक चीज और मैंने चाचा धैर्य रखिए, मैं छोड़ दूंगा। नहीं चाचा, थोड़ा सा आप चाचा नेहरू को हैं तो आप भी चाचा बन जाओ ना। नहीं सुने आप चाचा, अरे मेरे बच्चे अभी देखिए हमको दे रहे हो। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में मतभेद थे, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस उसको छोड़ के चले गए थे। और सुभाष चंद्र बोस जाते जाते ये कह के गए थे कि गांधी जो है इस देश की नीतियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर अहिंसा से देश की स्वतंत्रता होती है तो ये अंग्रेजों को क्यों नहीं कहते हैं कि अहिंसा से जाके जो है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत ले। 25 लाख की सेना थी हमारी जो कि सेकेंड विश्व युद्ध में जो है लड़ी थी। अभी तीसरा पॉइंट बताता हूं, जिन्ना ने क्या कहा था? जिन्ना ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बना दो, हमें उसकी लीडरशिप पे भरोसा है, हमें मालूम है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। इनको क्या था? इनको देश से बड़ा, दल से बड़ा एक ही व्यक्ति था, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में ठीक है हर एक चीज में नेहरू। फटाफट से शेखर जी। अब जी ये जो सुभाष चंद्र बोस पे आरोप लगा रहे हैं बालक, इनको ये नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में कितनी ब्रिगेड थी, उनका क्या क्या नाम था, उनमें से गांधी ब्रिगेड थी, और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का छोड़ी है, और आजाद हिंद फौज कंपनी है। अरे इतिहास पढ़ के आओ, डिग्री छुपाने वालों, इतिहास पढ़ के आओ, बांटने वालों। सुभाष चंद्र बोस से तो दुश्मनी निकाल लो। अरे तुम्हारे पास मुंह छुपाने की जगह नहीं है। ठीक है अपनी इस रिकॉर्डिंग को देखना क्या बोला है।
इस पर हम आगे भी बात करेंगे। संदीप मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। संदीप मिश्रा जी, आपने तीनों की ही बातें सुनी, सभी की बातें सुनी, ठीक है, हम लौटेंगे तब पुष्पा जी आप अपनी बारी में दोबारा से जवाब दीजिएगा आगे का। संदीप मिश्रा जी का रुख करते हुए, संदीप मिश्रा जी, सभी की बातें आपने सुनी, ये ठीक है, शेखर जी इतिहास के पन्ने पलट के बातें बता रहे हैं, तपोषपाल जी बता रहे हैं क्यों कांग्रेस को हम मुस्लिम लीग का आरोप लगा रहे हैं, क्यों कांग्रेस पर हम तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर आदेश जी ने भी बताया कि भाई 2 छंद हम क्यों गा रहे हैं, लेकिन वो संतोषजनक जवाब मुझे आदेश जी से वो बाकी के 4 छंद को लेकर देखिए नहीं मिल पाया है। सीधी सी बात है, क्या ये वाकई में एक बड़ा विवाद है, 2 छंद 4 छंद, या फिर राजनीति को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए, पोलराइजेशन की राजनीति को देखते हुए जबरदस्ती का ये मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए मोनिका जी, मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा। मैंने सबको बड़ी गंभीरता से सुना जो है, और जो आरोप लगा है मुस्लिम लीग का, मैं सीधे मुस्लिम लीग का तो आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो पिछले 6 महीने या साल भर से या 2 साल से 3 साल से जो मैं कांग्रेस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसमें एक चीज सामने आ रही है कि कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है। क्योंकि राजनीति जहां कर रही है वहां उसको सत्ता मिल रही है, चाहे हिमाचल हो, चाहे केरल हो, कहीं भी जहां राजनीति कर रही है, एक पार्टी जा रही है, दूसरी पार्टी में कांग्रेस आ रही है वहां पर। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस एक अराजकता फैलाना चाहती है। अराजकता फैलाने के पीछे मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि कहीं भी जो भी बातें हैं, अपनी ही बातों से कांग्रेस पीछे हट रही है। कांग्रेस हिंदू विरोधी है ऐसा नहीं है। उदाहरण मैं दे रहा हूं, दूरदर्शन की स्थापना होती है, दूरदर्शन के लोगों के नीचे सत्यम शिवम सुंदरम लिखने के लिए कोई संघ और भाजपा के लोग नहीं गए थे, कांग्रेस ने लिखा था। सुबह 5 बजे जब हम दूरदर्शन टीवी खोलते थे तो वंदे मातरम से कार्यक्रम की शुरुआत होती थी, और आज तक वह परंपरा चल रही है। यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने नहीं शुरू करवाई। राम मंदिर ताला खोलने का श्रेय कांग्रेस लेती है और है भी यह, लेकिन यह भी संघ ने नहीं करवाया। तो सारी बातें कांग्रेस, वह सभी जो काम उसने हिंदुओं के लिए किया, सनातन के लिए, देश की संस्कृति के लिए किया, और आगे बढ़कर के मैं कहूं जो संस्थान थे उस समय के, चाहे भारत संचार निगम लिमिटेड हो, अहर्निशम सेवा महे, LIC योग 6 में, वहां में हम हर जगह उन्होंने संस्कृत का प्रयोग किया। आज कांग्रेस के सामने अगर संस्कृत की बात कर दें तो चिढ़ जाएंगे, उनके सामने वंदे मातरम की बात करें तो चिढ़ जाएंगे। तो जो बात मुस्लिम लीग वाली है, कहीं न कहीं यह बात समझ में आती है। और ऐतिहासिक तथ्यों पे मैं थोड़ा सा मोनिका ग्रोवर जी अपडेट कर दूं। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे अंग्रेजों का किया जाता है विभाजन। वह विभाजन 6 साल बाद वापस होता है, और फिर हिंदू मुस्लिम के बीच दूरी खत्म होती है। वंदे मातरम उस समय भी प्रासंगिक था, उस समय भी आजादी के आंदोलन में नारा था, पूरे 6 के 6 स्टैंजा जो है प्रासंगिक था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। कोई नहीं कह रहा था कि बंगाल का विभाजन हो गया, हिंदू 2 स्टैंजा 6 स्टैंजा गाएंगे, मुस्लिम 2 ही गाएंगे, जो है ऐसा कोई विवाद नहीं था। तो वंदे मातरम जो 1937 तक बिना विवाद के रहा जो है, आज कांग्रेस उस चीज को क्यों लेकर के आ रही? क्यों? क्योंकि कांग्रेस अपने गौरवपूर्ण इतिहास को लेकर चलना ही नहीं चाह रही है। क्योंकि गौरवपूर्ण इतिहास को अगर लेकर के चलेगी तो जो जगह जहां विपक्ष के लिए जगह पैदा हो रही है, का हिस्सा है। नहीं, उसी में मैं पूछ रही हूँ, 1937 का जो कांग्रेस का फैसला है वो उसी इतिहास का तो हिस्सा है जिसे वो लेकर चल रहे हैं। नहीं, उसको लेके चल रहे हैं। मैं आगे की बात कर रहा हूं, आजादी के बाद से 1947 के बाद जो कांग्रेस ने स्टेप्स उठाए, अपने उन सारे कामों का क्रेडिट लेकर के आगे बढ़ने क्यों नहीं आ रही है? अपने सारे काम को, अपने गौरवपूर्ण 55-60 साल जो सत्ता में रहे हैं, जो उन्होंने संस्कृति के लिए किया, जो हिंदुओं के लिए किया, सनातन के लिए किया, उन सभी को अपने डिस्कार्ड कर रहे हैं। और कहीं न कहीं एक तरह से कहें, जो भारतीय जनता पार्टी पिच बना रही है उसी पिच पर खेल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के फैलाए हुए जाल में वो फंस रहे हैं। आखिर जिस वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी ने दूरदर्शन पर रखा इतने लंबे समय तक, उसका वो विरोध क्यों कर रही है? यह बात हम लोगों के समझ से परे है। और यह सब जब विवाद हो रहा है तो एक चीज स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आना चाहती, देश में अराजकता फैलाना चाहती है, जिससे कि जो पटेल 500 रियासतों को जोड़ करके भारत को बनाया था, उसमें कहीं न कहीं सेंध लगाई जा सके। यह गंभीर आरोप मैं कांग्रेस के ऊपर लगा रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए कांग्रेस वक्त के अनुसार बदल गई है और राजनीति कर रही है, जिसके अनुसार ये सिर्फ 2 अंतरों पर कांग्रेस टिकी हुई है आज?
ठीक है। राजनीति बिल्कुल कर रही है, लेकिन राजनीति में कह रहा हूं ना, राजनीति नहीं कर रही है, यही तो दिक्कत है। राजनीति करती तो सत्ता उन्हें मिलती। चाल में भाई फंस आप रही है। अगर आप कहिए कि राम मंदिर के फैसले के साथ हम हैं, तो हिंदू तो जो मोदी से नाराज है, जो योगी से नाराज है, वो तुरंत तो कांग्रेस के साथ हो जाएगा। आप अगर कहें कि हम वंदे मातरम के साथ हैं, तो जो संघ से नाराज है, जो नरेंद्र मोदी जी से नाराज है, अमित शाह जी से नाराज है, वो तो कांग्रेस के साथ हो जाएगा। तो ऐसे मुद्दे कांग्रेस नहीं उठा रही है। ठीक है, आपकी बात का आदेश भारद्वाज जी से जवाब ले लेते हैं, वो देना भी चाह रहे हैं जवाब। आदेश भारद्वाज जी, वक्त के अनुसार कांग्रेस बदल गई, अपना आचरण कांग्रेस ने बदल लिया, और यही एक बड़ी वजह है कि मुस्लिम लीग वाले आरोप, हिंदू विरोधी वाले आरोप अब कांग्रेस पर लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये खुलकर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। कहीं ये तो नहीं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जाल बुना गया है कांग्रेस को डाउन करने का, खुद को अप करने का, उस जाल में फंसते जा रहे हैं? नहीं मोनिका जी, राहुल गांधी में वो साहस है। जब वो लेके आए थे ना जीएसटी, तो गब्बर सिंह टैक्स कहा था। वो टैक्स 2 लाख से 2.25 लाख रुपए महीना लोगों से लूटा जाता है। 24 लाख करोड़ रुपया हो जाता है गरीबों से जो लूटा जाता है, और अंबानी अडानी को पहुंचा दिया जाता है। ये साहस अगर किसी में है तो कांग्रेस के लोगों में है। आज देश को जरूरत क्या है? हम लेके आए राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को स्कूल मिले। जब आज राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है, मैं उनको नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 5 साल का वक्त मिला था, हिंदुस्तान के हर जिले के अंदर नवोदय विद्यालय खुलवाया था उस व्यक्ति ने। जो है ये साहस है कांग्रेस का, राजनीति नहीं। राजनीति यही है कि लोगों की सेवा कैसे हो। हम लेके आए थे राइट टू फूड बिल जो है, ताकि हर व्यक्ति को खाना मिल सके। हम लेके आए थे मनरेगा, जिससे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने का मौका मिला था। हम लेके आए थे आरटीआई। तो यही तो सराहना आदेश ही की जा रही है ना कांग्रेस की, यही तो सराहना की जा रही है। और उस सराहना को संदीप मिश्रा ने भी किया, वो भी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस एक वक्त पर एक ऐसी पार्टी थी जिसने न जाने क्या क्या नहीं किया इस देश के लिए, लेकिन आज वो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वो कांग्रेस आज पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है। क्यों आप ही पर बार बार आरोप लगते हैं? क्यों कांग्रेस पर ही आरोप बार बार लगते हैं? इसलिए क्योंकि देशभक्तों को जो कायर है वो सदा कहीं ना कहीं नापसंद करते हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मुझे आवश्यकता नहीं थी इनके इतिहास को बताने की, ये तो इन्होंने खुद ये लेके आ गए। तो आज के जैन जी को और जैन अल्फा को भी इनका इतिहास पता चल जाएगा। मुझे तो मेरे पूर्वजों ने बताया था कि बीजेपी का इतिहास क्या है, कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मेरा ये दायित्व था कि मैंने जो ट्रांसफर करना था अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, कि आरएसएस का ये इतिहास है आजादी से पहले का, बीजेपी का तो चलो नाम अब हुआ है, लेकिन इनके पूर्वजों का ये इतिहास था। वो मेरा दोष रहा है कि मैंने कहीं वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं किया। आज वो ट्रांसफर हो रहा है मोनिका जी, मैं तो बधाई दे रहा हूँ आपको। आप डिबेट तो करा रही है, हालांकि डिबेट के इशू में नहीं मानता इनको, लेकिन जैन जी को, जैन अल्फा को पता चल रहा है कि आजादी के लिए 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराते, और आज देशभक्त की बात करते हैं। देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये देते हैं। किसानों से 750 किसानों की मृत्यु हो जाती है, प्रधानमंत्री बात तक नहीं करते हैं। उनको उग्रवादी, खालिस्तानी, तो दो अंतर्गाना अपमान हुआ कैसे, इसका जवाब तपोष पाल जी से जरा एक बार फिर से ले लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग के आरोप तो लगाए भारतीय जनता पार्टी ने। पर तपोष पाल जी, जो आदेश भारद्वाज जी बातें कह रहे हैं, उसके बाद एक सवाल ये भी कि आप अपमान का आरोप लगा कैसे रहे हैं? सिर्फ 2 अंतर्गाना वंदे मातरम का अपमान आखिर हो कैसे गया? 2026 के कानून की भी अगर हम बात कर ले तो वहां पर कहां लिखा है कि अगर वंदे मातरम आप पूरा नहीं गाते हैं तो आप अपराधी हैं? नहीं, देखिए, जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी जो रेपुटेशन है उसके बराबर पे इसको रखा गया है। ठीक है। और वंदे मातरम को रखा गया है। ये सरकारी कार्यक्रम में जहां भी होगा, जब भी बजेगा, वो पूरा बजेगा। और इसी तरीके की मतलब वहां पे वो किया गया है। अगर इसमें कुछ इधर उधर होता है तो उसमें दंड के प्रावधान है, और वो सारी चीजें स्पष्ट हैं, क्योंकि ये अब कानून है। एक चीज मैं बता दूं, देखिए, कानून तोड़ रहा है क्या? 2 अंतर्गाना कानून तोड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पूरा गाना है आपको। 2 मतलब कोई चीज अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं आप, तो आपको पूरा गाना पड़ेगा। जैसे जनगण मन जो है, 2 अंतरे गाए जाएंगे तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ?
बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि आप उस गीत का सम्मान नहीं रख रहे हैं, उसको उसकी अवहेलना कर रहे हैं। और आपने साफ तौर पे ये चीज अभी इनका जो जिस दिन 15 अगस्त था उस दिन भी ये जो है असहज हो गए थे, और जब ये वंदे मातरम पूरा बजने लगा तो वो जो असहज हुए थे वो भी तो इंसल्ट ही है वंदे मातरम का, क्योंकि जिस समय वंदे मातरम पूरा बज रहा है उस समय आपको आप शुरू के 2 स्टैंजा में बहुत अच्छे से खड़े थे, लेकिन बाद के स्टैंजा में आप जो है असहज होने लगे, तो वो सम्मान को ही हटाता है। संदीप जी ने एक बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सोच रहा था कि उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूं। देखिए 1905 में इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि 1905 में जब वेस्ट बंगाल, अभी वेस्ट बंगाल है, उस समय पूरा बंगाल था, तो बंगाल का विभाजन जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच में किया गया तो यही वंदे मातरम था जो कि बंगाल को विभाजित होने नहीं दिया, और उसके बाद में अंग्रेजों को समझ में आया और फिर उन्होंने उसको रिवर्ट बैक किया। उसके पीछे रीजन वंदे मातरम ही था। वहां से मुसलमानों को और अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा कि हिंदू एकता के पीछे अगर कोई गाना है तो वो वंदे मातरम है, जो कि इनको एक साथ एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। और इसीलिए देखिए हिंदू डिवाइड करने के लिए जातियों में तोड़ा गया, हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे अलग अलग चीजें बनाई गई, और इनको भी, जिन्ना को भी ये मालूम था और कांग्रेस को भी ये मालूम था और अंग्रेजों को भी यही मालूम था कि जब तक वंदे मातरम रहेगा तब तक ये यूनाइट रहेगा। इनको तोड़ने के लिए वंदे मातरम पहले तोड़ो। ठीक है, तो क्या बीजेपी उन्होंने वंदे मातरम को जो है इस तरीके से 1937 में लिया गया था उस वक्त? 47 में ये कर देते ना, 47 भाई 37 में मुस्लिम लीग के दबाव में आपने किया, और मुस्लिम लीग ने जो है अपनी अलग कंट्री लेके वो चले गए, जिन्ना अलग कंट्री लेके चले गए, तो 47 से ये पूरा गाते। कौन सी ऐसी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का शेखर कुमार जी, जवाब दे रहे हैं। ठीक है शेखर कुमार जी, आप अपना तर्क रखिए इस बात पे। और साथ ही सवाल कि देशभक्ति का पैमाना कौन तय करेगा? आप असली देशभक्त हैं या नहीं है? क्या वो पैमाना आपका आचरण तय करता है, आप संविधान के दायरे में है ये तय करता है, या फिर आपने वंदे मातरम के 2 स्टैंजा गाए हैं या पूरे 6 स्टैंजा गाए हैं ये तय करता है? देखिए मेरे कुछ बड़े अर्थपूर्ण सवाल है। सबसे पहला मुझे 4 संघियों के नाम बता दीजिए आरएसएस के लोगों के जो देश की आजादी की लड़ाई में जेल गए, सिर्फ 4। एक दूसरा, ये ज्ञान, ये जो आरएसएस का जो नमस्ते सदा बदसले है, ये इसकी जगह वंदे मातरम इन्होंने क्यों नहीं रखा? क्या उस टाइम इनको इंपॉर्टेंट नहीं लगा? दूसरी बात, ये 6 छंद जो है आजादी के बाद, ये एक भी अपनी वीडियो दिखा दे जहां नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनका कोई भी संगठन अपनी स्वेच्छा से वो 6 छंद गा रहा हो। ठीक है, अब दूसरी बात, जिन्होंने तब अगर इसको सही मानते हुए 2 छंद गाए तो पिछले 12 साल से क्या घुइयां छील रहे थे? तब ये बात याद नहीं आई, ये अब क्यों याद आई इनको? तो मसला ये है कि इनको वंदे मातरम के नाम पर सिर्फ देश के साथ राजनीति करनी। 4 संघियों के नाम अभी बता देंगे। संदीप जी जवाब दे रहे हैं और आपको शायद नाम भी बता रहे हैं। संदीप जी नाम बता दीजिए जो शेखर कुमार जी सुनना चाहते हैं। नाम बताइए कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई, नहीं बनाई? ठीक है, ये खुल के बताइए आप। संदीप मिश्रा जी नाम बता दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो साथ ही आंदोलन के खिलाफ पैमाना आखिर क्या है, ये आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा। शेखर कुमार जी आपने 4 कहा, मैं आपके लिए टारगेट 2 कर देता हूं। आप ये बता दीजिए गांधी जी को और चाचा जी को या मोतीलाल नेहरू को जेल के अंदर कितनी लाठियां पड़ी थी, ये बता दीजिए, और कब पड़ी थी और कब वो हॉस्पिटलाइज हुए थे अंग्रेजों की मार खा करके, ये बता दीजिए। पूरे देश के आगे 4 संघियों का नाम नहीं बता पाए, 4 संघियों का नाम नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना। आजादी का आंदोलन में सावरकर आपको दिखाई नहीं देते, सेलुलर जेल आपको दिखाई नहीं देती, अंडमान आपको दिखाई नहीं देता, अंडमान में उनके पसीने से लगता तो ये आपको नहीं दिखाई देती है। ये सावरकर जैसे वीर को आप भूल गए, सावरकर जैसे वीर को आप इनकार करते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना, चाचा जी को कितनी लठ अंग्रेजों ने मारी थी? कौन सी सेटिंग थी? आखिर दुनिया में सबको पीटते थे अंग्रेज, चाचा जी को और बाबा जी को नहीं पीटते थे जो है? आप बताइए ना क्यों नहीं पीटते थे? आखिर कौन सी घुट्टी और कौन सी सेटिंग आपकी अंग्रेजों के साथ थी, बताइए। अब सुन लीजिए कि भारतीय संस्कृति के नाम पर राजनीति करने वाले से उतरते थे कौन से और इस तरीके से दिखाते थे।
लाठी लेके घूमते थे, कभी एक अंग्रेज पर लेके नहीं चलाया, सादी वर्दी में छात्रों पर चलाया। और नेहरू और गांधी की बात कर रहे, कितने 13 साल नेहरू जो जेल में रहे, गांधी जी रहे, मोतीलाल नेहरू जेल गए, ये सारे देश को पता है उनका योगदान क्या था। आप तो अंग्रेजों के बदमाशी कर रहे थे, चुप हो जाओ। और आज देश के लिए तुम कानून बनाओगे, कानून बनाओगे इसके लिए। आज देश की जनता को तय करना है। कौन असली देशभक्त है, किसी देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान क्या है, आज उस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। बहरहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। तो वंदे मातरम पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है, इस गीत पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। वाकई में ये सम्मान और अपमान की बात है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।